हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। देखिए, इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, आज ही डाले हैं वीडियो हम इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का करंट अफेयर का वीडियो डाला जा चुका है। ये जो वीडियो होगा ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का वीडियो है। अब देखिए, इसमें जो भी हम न्यूज़ की बात करेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए 5 पेज हैं, लगभग 5 पेजेस हैं, और ये 5 पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो कि मतलब फालतू का हो या बेकार हो। ये देखिए, और ये ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कभी हिस्ट्री नहीं बनते हैं। ये कहने का मतलब है, अगर ये 2 साल पुराना भी न्यूज़ रहा या 1 साल पुराना भी न्यूज़ रहा तो भी वो पूछ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजिंग तो आता है, लेकिन एक जो मेजर चेंज बोलते हैं वो पर डे नहीं आता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ मतलब ठीक है 6 महीने के अंदर का, 10 महीने के अंदर का ही इससे न्यूज़ बनी। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते और शुरू करते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आपको समझ आए, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। जीएस सिंपलर टेलीग्राम चैनल का नाम है। 2 टेलीग्राम चैनल है, हम बता देते हैं आपको। एक है जीएस सिंपलर, एक जीएस सिंपलर टेलीग्राम चैनल है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेंस एनरिचमेंट, मेंस एनरिचमेंट। एक ये हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पर आपका जीएस सिंपलर, जैसा कि अभी आपको हम बताएं। तो ये 2 टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जुड़िए। आपको जिस भी तरीके की पीडीएफ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर हमारे हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, ये केबीसी नैनो का न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला न्यूज़ है यहाँ पर, 2 न्यू रामसर साइट्स, 2 न्यू जो है रामसर साइट्स जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि 2 फरवरी को होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 न्यू रामसर साइट को जोड़ा है। ठीक है, एक भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक का नाम है भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में। और दूसरा है खिजादिया बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ा तो इसके साथ टोटल 10 वेटलैंड साइट हो गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, और 4 हो गया कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, ये जो आपका भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 48 नंबर का है। कौन सा? ये 48 नंबर का है। और जो यहाँ पर आपका खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 49 नंबर का है। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से नंबर का है? 49 नंबर का है। अब 47 नंबर का भी याद रख लीजिए, क्योंकि वो हाल फिलहाल में ही उसको भी जोड़ा गया है दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 47 नंबर का जो भारत में रामसर साइट है, उसका नाम यहाँ पर क्या है? हैदरपुर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हैदरपुर। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि जो 47 नंबर का रामसर साइट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर। 48 नंबर का भी उत्तर प्रदेश में है, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया गेन। अब बात को समझिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2019 में। कब? 2019 में कितना फॉरेस्ट है? तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर फॉरेस्ट है। ठीक है, कितना फॉरेस्ट का एरिया है? 100 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट का एरिया है। और 2020 में ये एरिया कितना हो जाता है? ये एरिया हो जाता है आपका, मान लीजिए 180 किलोमीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गेन देखेंगे तो गेन कितने क्या हुआ? 80 का। 180 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 का। कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर स्क्वायर का। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम गेन बोलेंगे। ठीक है, गेन का मतलब ग्रेन नहीं, सॉरी, गेन होगा। ठीक है, मतलब कितना बढ़ा एरिया, कितना बढ़ गया। ठीक है, तो
आप लोग को गेन का समझ में आ गया मतलब। और ये जो 180 किलोमीटर स्क्वायर है, ये है एब्सोल्यूट गेन है, मतलब इतना बढ़कर हो चुका है अब। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, पूरे दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। तीसरा सबसे बड़ा बन गया है, ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां पर फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, ये किसके अनुसार बोला जा रहा है? इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। इकोनॉमिक सर्वे, ओह एक सेकंड, ठीक है, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का ये डेटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा भारत 10वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा एरिया है। ठीक है, पहला कौन है? रसिया, दूसरा ब्राजील है। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा क्या हो? वन हो। उसी प्रकार से भारत जो है 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। ठीक है, तो ये भारत के बारे में हो गया। 2020 में एक डेटा आया है, किसमें? ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया रैंक्ड 3rd ग्लोबली इन द इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 से 2020, यानी कि 2010 से 20 के दौरान का ये पूरा डेटा है कि कितना एरिया जो है किसमें? वन क्षेत्र में बढ़ गया है। मतलब वन क्षेत्र का कितना एरिया बढ़ गया है वो 2010 से 2020 तक का ये डेटा बताएगा। ठीक है, तो भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश हो गया है जहां सबसे ज्यादा वन में वृद्धि हुई है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एनुअली एडेड कितना, प्रत्येक वर्ष कितना हेक्टर यहां पर फॉरेस्ट एरिया बढ़ता है? तो 2,66,000 हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट एरिया बढ़ता है। ठीक है, इस पीरियड के दौरान 2010 से 2020 के दौरान जो है प्रत्येक साल 2,66,000 के हेक्टर के दर से फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब पूरा जो भारत का एरिया है, पूरा भारत का एरिया उसका कितना है? 24% है। ठीक है, 24% ज्योग्राफिकल एरिया का, ये 24% फॉरेस्ट एरिया है। और पूरे दुनिया में जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% भारत कंट्रीब्यूट करता है उसमें। ठीक है, मान लीजिए कि 100 किलोमीटर एरिया है, कितना? 100 किलोमीटर एरिया पर सिर्फ वन है पूरे दुनिया में, तो उसमें 2% भारत का भी हिस्सेदारी है। ठीक है, यानी पूरे दुनिया का वन का 2% हिस्सा कहां पर है? भारत में है। ठीक है, तो चलिए ये न्यूज़ आप लोग यहां पर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम में आने का संभावना पूरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, आपसे सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो देखिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल कम अप एट द लम्हेटा विलेज। कौन सा विलेज में? लम्हेटा विलेज में। कहां पर? किस नदी के किनारे? नर्मदा रिवर के किनारे। कहां पर? किस डिस्ट्रिक्ट में? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? सीधा स्टेट पूछा जाएगा, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर टिपिकल करे क्वेश्चन को तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा। और तीसरा यहां पर आपको नर्मदा रिवर यानी किस रिवर के किनारे है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, रिवर वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। कहां पर खोला जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। इसके लिए 1.30 करोड़ का जो है एक पैकेज सैंक्शन किया गया, किसके द्वारा? तो GSI के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व विंस T*2 अवार्ड। ठीक है, तो T*2 अवार्ड किसको दिया गया है? तो सत्यमंगलम, ठीक है, तो किसको दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर? तमिलनाडु में है, ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ईरोड डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है, उसको T*2 अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? T*2 अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर जो टाइगर का नंबर है ना, वो डबल हो गया है और 80 ठो टाइगर हो गया है वहां पर 2010 से अगर देखा जाए तो ये डेटा। ठीक है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले,
ये 2013 में इसको क्या बनाया गया, 2013 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। एक चीज बस यहाँ पर याद रख सकते हैं, किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसको दिया जाता है। बाकी ये सब इधर कुछ भी नहीं है, ये सब याद नहीं रखना है, बस यहाँ पर ये याद रखिए प्रेजेंटेड बाय द कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जहां पर कि पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस आया है, तो बस यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। तो पहली बार ऐसा है जो कि भारत में केरला में, कहां पर, केरला बर्ड एटलस हैज बीन प्रिपेयर्ड विच हैज क्रिएटेड सॉलिड बेसलाइन डेटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ द बर्ड स्पीसीज अक्रॉस द मेजर हैबिटेट्स इन द स्टेट। ठीक है, मतलब पूछा जाएगा फर्स्ट बर्ड एटलस कहां पर बनाया गया है या किस राज्य ने बनाया है, तो केरला ने बनाया है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। इंडियाज फर्स्ट OECM साइट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट OECM साइट। पहली तो यहां पर OECM के बारे में समझ लिए। देखिए, OECM का टैग दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के द्वारा इसको दिया जाता है। IUCN के अनुसार ये OECM साइट जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कि आप देखिए, नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है, टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, लेकिन ये जो OECM साइट है ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बट आर रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की अधिकता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है, यहाँ पर बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट में दे सकता है कि OECM क्या है, एक रिकॉर्डेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया ये नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब वर्ल्ड वेटलैंड के डे के दिन यानी कि 2 फरवरी को अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को, याद रखिएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, अब देखकर ऐसा नहीं मार देना है कि राजस्थान में है, नहीं, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ये कहां पर है, ये हरियाणा में है। कहां पर, हरियाणा में। वॉज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। कौन सा साइट इसको चुना गया है, तो OECM साइट चुना गया है, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट इसको चुना गया है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए ये कहां पर है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, कहां पर है, हरियाणा में। देखिए इसमें कहीं लिखा हुआ होगा, हालांकि अभी तो हमको मिल नहीं रहा है, ये हरियाणा में ही है। ठीक है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि ये कहां पर है, हरियाणा में है। ऐसा पूछा जाएगा कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पर है, तो याद रखिए ये हरियाणा में है। पहला भारत का OECM पार्क, OECM साइट बन चुका है। OECM का स्टेटस किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको इंटरनेशनल यानी कि IUCN के द्वारा ये दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर हम स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बता देते हैं। हालांकि हम अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर एक लिस्ट भी हम प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि ये मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 13 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया है। कब, 13 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा इसको बनाया जाता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाता है, और इसको प्रत्येक 2 साल पर प्रिपेयर किया जाता है। तो पिछले बार कब आया था, तो 2019 में आया था, और इस बार कब आया है, 2021 में आया है। तो अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टोटल कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। आपको एब्सोल्यूट टर्म में भी याद रखना है और परसेंटेज में भी याद रखना है कि हमारे पूरे भारत में
टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो ये 24.62% है। कितना 24.62, सॉरी टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 24.62% है। ठीक है 24.62% है। ठीक है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे भारत में, भारत का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है इसका 24.62% क्या है, तो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गेन दिया हुआ है कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है वो सब दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, हाईएस्ट इंक्रीज। ठीक है हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पर हुआ है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बढ़ा है। ठीक है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है कहाँ पर, तो वो आंध्र प्रदेश है। कहाँ पर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 647 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद कहाँ पर, तेलंगाना, और उसके बाद उड़ीसा। तो आप लोग 3 याद रखिएगा, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि हुआ है, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कहाँ पर, उड़ीसा। ठीक है तो ये 3 राज्य हैं, क्रम से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं क्या है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। अब कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और 5वां पर महाराष्ट्र। तो आप लोग कम से कम 3 याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद सेकंड नंबर पर कहां पर आता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर कौन आता है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है अब यहां पर ये हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब समझते हैं ना, मतलब कि कितना बढ़कर अब हो चुका है, अभी प्रेजेंटली अब कितना है। और एक होता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज मतलब उस स्टेट का परसेंटेज जितना है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया जितना है, उसके कंपैरिजन में कितना फॉरेस्ट है वहां पर। ठीक है कितना वन पाया जा रहा है, उसको कहते हैं परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में। मिजोरम के 84.53% पर, 84.53% एरिया पर सिर्फ वन ही वन है। ठीक है तो सबसे ज्यादा कहां पर है, मिजोरम में है। ठीक है परसेंटेज वाइज। और उसके बाद कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 3 याद रखिएगा कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज वाइज। ठीक है और ये क्या है, एब्सोल्यूट टर्म्स में है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और उसके बाद महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा गेन कहां पर हुआ है, तो सबसे ज्यादा गेन हुआ है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में और उसके बाद ओडिशा में। चलिए आगे बढ़े, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 33% अंडर द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ, अब 17 ठो स्टेट और यूटी, यानी कि 17 स्टेट और यूटी मिलाकर 17 में have the above 33% of the geographical area under the forest cover। मतलब कि 17 स्टेट और यूटी ऐसा है जहां पर 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। कितना, 33% से। याद करिए कि भारत का वन अचीव करने का क्या टारगेट है, कि 33%, यानी कि भारत के 33% एरिया पर क्या हो, सिर्फ वन होना चाहिए। यानी कि लगभग 1/3 से 1/4 से ज्यादा एरिया पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ऐसा भारत का टारगेट है। ठीक है लेकिन उसमें से ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसने कि ये टारगेट को पूरा कर लिया है, तो टोटल 17 स्टेट और यूटी है जहां पर 33% से एरिया, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है अब मैंग्रोव कवर देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा बस देखना है टॉप स्टेट्स कौन है मैंग्रोव कवर में। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है, मैंग्रोव ओवर द इंक्रीज आर कहां पर हुआ है, तो उड़ीसा में। ठीक है सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है मैंग्रोव में, उड़ीसा में, और उसके बाद कहां पर, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। तो याद रखिएगा उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन स्टॉक, तो कार्बन स्टॉक की बात करें तो इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। काजू वैली वेटलैंड, क्या चीज, काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली वेटलैंड पूछा जाएगा, ये काजू वैली वेटलैंड कहां पर है, देखते हैं। और ये न्यूज में भी कहां पर, देखिए काजू वैली वेटलैंड जो है ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर, तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में काजू वैली वेटलैंड है। ठीक है इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इसको 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ये
तमिलनाडु राज्य का 16वां बर्ड सेंचुरी बन चुका है। कौन सा? काजू वैली वेटलैंड। ठीक है, और इसको एक बात याद रखिए यहां पर कि ये कहां पर है, तो 10 सेंचुरी लाइज एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल एंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ऐसा पूछा जा सकता है कि काजू वैली वेटलैंड हो सकता है राज्य ना दे, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट ऐसे करके दे दे, तो ईस्ट कोस्ट पर है, याद रखिएगा। ईस्ट कोस्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये भारत का मैप हो गया, तो ये जो यहाँ पर तमिलनाडु का ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है, इधर यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्या चीज़? काजू वैली वेटलैंड। और बे ऑफ बंगाल से ये लग रहा है, किससे? बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ ये है। क्लियर है बातें? और दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये स्टेट पीसीएस के जितने भी हैं और यूपीएससी के जितने हैं, इन सब में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि अंडर सब सेक्शन, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। ईयर याद कर लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी पीसीएस में हर बार क्वेश्चन आता है इस पर कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। 1972 में आया था। इसमें सेक्शन 18 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18। इस सेक्शन 18 में जो सब सेक्शन 1 है, यानी कि सेक्शन 18 और सब सेक्शन सेक्शन 18 और सब सेक्शन 1 जो है, यानी 18(1) बोल सकते हैं इसको। 18(1) के अंतर्गत इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको 16th बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु का, इसको घोषित किया गया है काजू वैली वेटलैंड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से अभी किस राज्य में और किस टाइगर रिजर्व में या नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है, कम से कम लगभग 20-23 साल के बाद लगभग। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2021 को क्या होता है कि रॉयल बंगाल टाइगर देखा जाता है कहां पर? तो नदर्न बंगाल में देखा, वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। कहां पर? नदर्न वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। ठीक है, तो नदर्न वेस्ट बंगाल में कहां पर देखा जाता है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व? बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल है। यहां पर 20 साल के बाद, कितना? 20 साल के बाद यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। तो ये छोटा सा का न्यूज है। अब बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है, इसको कब बनाया गया था? ये 15th नंबर का टाइगर रिजर्व है और ये 1983 में इसको घोषित किया गया था। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट विथ नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। अब देखिए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10 टन क्या किए? 10 टन कार्बन प्रोड्यूस किए। क्या किए? कार्बन, किसी भी तरीके से कार्बन प्रोड्यूस किए। और अगर यहां पर आप 10 टन ही अब क्या करते हैं, उसी साल में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया? अब आपका 0 हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी, तो वही बोला जा रहा है ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बन गया है जो कि एनर्जी न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, नेट एनर्जी न्यूट्रल है, मतलब जितना कार्बन वाला एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी से भी एनर्जी वहां पर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो देखिए केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये क्या हो गया है? अचीव्ड द नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। कब? 2020-21 में इसको कैसा एयरपोर्ट घोषित किया गया? नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिल गया। किसको? केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, बस इतना सा बात यहां पर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया है? 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है? तो सिक्किम है। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? तो दांग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? दांग डिस्ट्रिक्ट है। ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर? ईस्टर्न गुजरात में। ईस्टर्न गुजरात कहां पर हो जाएगा? ये आप देखिए, तो ये क्या है? ईस्टर्न गुजरात है। ये इधर वेस्ट हो जाएगा, ये इधर ईस्टर्न गुजरात है। ठीक है, तो ईस्टर्न गुजरात में क्या हुआ है यहां पर कि दांग नाम का क्या है? एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न गुजरात में, जिसको कि डिक्लेयर कर दिया गया है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट। 19 नवंबर 2021 का न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दांग डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा कि ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और ईस्टर्न गुजरात में इसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब में है ही क्या, कुछ समझने वाला? ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं? ऑर्गेनिक का जगह देखिए, जहां भी, सिंपल सी बात समझिए, जहां भी ऑर्गेनिक लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए?
ऑर्गेनिक लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, कहीं भी आ जाए, इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा, प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक किसको, सिर्फ ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो भी चीजों के बारे में बात किया जा रहा है उसका सोर्स क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स। मान लीजिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में, तो ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनाया गया है, ठीक है, उसके एक्सक्रीटा से बनाया गया है। आई बात समझ में? तो ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर देख, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी, कहाँ पर भारत का सबसे पहला ग्रास कंजर्वेटरी बनाया जा रहा है? तो देखिए नवंबर 2021 का न्यूज़ है ये, इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी spread over an area of 2 acres has inaugurated at the रानीखेत in the अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। कहां पर? ये उत्तराखंड में है, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहला ग्रास कंजर्वेटरी कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में लगाया जा रहा है। यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए लेबोरेटरी। स्टेट ओन्ड, ध्यान से बात को समझिए, स्टेट ओन्ड बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब सेंटर यहां पर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट मतलब खुद ही वो स्टेट उसको ऑन करेगा, मतलब उस पर आधिपत्य जमाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड करके उस चीज को खोला गया है। सिंपल सी कहने की बात मतलब ये है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इंडिया फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन द महाराष्ट्र। तो कहां पर खोला गया है वाइल्ड लाइफ डीएनए लेबोरेटरी? महाराष्ट्र में। और ये एक ऐसा लेबोरेटरी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ही यह स्वचालित होगा, ठीक है। करेंटली अगर अभी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 है। किसका है ये? सेंट्रल, यानी कि ये जो वाइल्ड लाइफ डीएनए लेबोरेटरी है, यहां पर अधिकार किसका है टोटल? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। और अभी जो बना है यहां पर, ये कहां पर बना है? ये महाराष्ट्र में बना है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही उस पर अधिकार है, ठीक है। तो 2 लेबोरेटरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये कहां कहां पर? एक हो जाएगा देहरादून और दूसरा हो जाएगा हैदराबाद। तो कहां कहां पर है? देहरादून और हैदराबाद में, तो याद रखना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था, क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। देखिए COP 21 में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हम यहीं पर कभी डिस्कस किए हैं इसी में। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का मतलब क्या होता है? रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। तो अर्थ समिट जो हुआ था वहां पर बहुत सारे पार्टीज ने साइन किया था। उस पार्टीज का बार बार क्या होता है? उस मेंबर का क्या होता है? मीटिंग होता है। तो जिस नंबर का मीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके मीटिंग को एक नाम दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो नाम दिया गया है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो नाम दिया गया है वो कितना नंबर वाइज दिया जाता है। पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब हुआ तो उसका अलग ईयर था, दूसरा जब हुआ उसका अलग ईयर था, तीसरा जब हुआ उसका अलग ईयर था, ठीक है। तो ये 21 नंबर वाला था। कब? COP 21 के अनुसार एक नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सभी मेंबर ये डिटरमाइन करते हैं अपने आप को कि हम इतना % रिन्यूएबल एनर्जी को लाएंगे। वो बता देते हैं पर्टिकुलर ईयर कि इस ईयर तक हम इतना % लाएंगे। जैसे भारत ने बता दिया कि हम 40% जो हमारे देश में एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही होगा। कब तक ये हम अचीव कर लेंगे? तो भारत ने बोला था ये हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। कब बोला था? तो COP 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जब हो रहा था तब, ठीक है। कितना बोला था? 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस, मतलब रिन्यूएबल, नॉन फॉसिल सोर्सेस से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कितना? 40%। मतलब जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन पूरे भारत में होता है ना, उसका 40% कहां से आएगा? उसका 40% सिर्फ नॉन फॉसिल सोर्सेस से आएगा। अब नॉन फॉसिल मतलब क्या हो गया? कोयला, पेट्रोलियम,
इन सब चीज़ों से। और नॉन फॉसिल का मतलब वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, या तो विंड एनर्जी होगा, ठीक है, या तो हाइड्रोथर्मल एनर्जी होगा, हो सकता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, तो नॉन फॉसिल एनर्जी है ये सब, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा भारत में, उसका 40% नॉन फॉसिल एनर्जी होगा, एनर्जी सोर्सेस से हम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा बोला गया था। और ये कब अचीव कर लिया भारत? 10 साल पहले अचीव कर लिया। देखिए नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया इस चीज को। यह है भारत की शक्ति और ताकत, ठीक है। कब? नवंबर 2021 में ही इस टारगेट को, जबकि बोला गया था 2030 में हम करेंगे, 2021 में ही इसको पूरा कर लिया, ठीक है। कब कर लिया इसको पूरा? 2021 में। कंट्रीज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टुडे स्टैंड एट 150.05 गीगावाट, यानी कि अभी जो भारत रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कितना है? तो 150.05 गीगावाट है। कितना? 150.05 गीगावाट है, ठीक है। जबकि इसमें वाइल इट्स न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है वो कितना है? 6.78 गीगावाट है, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी टू 156.83 गीगावाट विच इज 40.1% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो आप लोग मेनली याद रखिएगा ये कब अचीव कर लिया गया? तो नवंबर 2021 में ही इसको अचीव कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस E100 प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पीएम मोदी ने? तो E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सा? E100 पूछा जाएगा किसने किया है, तो पीएम मोदी लॉन्चेस E100 प्रोजेक्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021। कहां पर? पुणे में किया है। तो E100 प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया है? पुणे में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। किस दिन? तो 5 जून 2021 को किया गया, एनवायरनमेंट डे के दिन इसको किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। कहां से? पुणे महाराष्ट्र से किया गया है। इसका एम क्या है? टू क्रिएट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एथेनॉल अक्रॉस द कंट्री। मतलब एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब किन मशीनों की जरूरत है, किन सुविधाओं की जरूरत है, ठीक है। तो उस चीज को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे भारत में। अभी तो महाराष्ट्र में ही किया जाएगा क्योंकि वहीं से शुरू किया गया है, पुणे में वो भी, ठीक है। अब यहां पर देखिए एथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड। अभी हम लोग जानते हैं कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ गया है। एथेनॉल का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाना है, सरकार के टारगेट भी है इसका, एथेनॉल का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाना है ताकि इसको पेट्रोल में मिलाया जा सके। अब पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो क्या होगा? जहां पहले आदमी मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल है तो 1 लीटर पेट्रोल ही दे दिया जाता था आदमी को। अब ब्लेंडेड पेट्रोल होगा, मतलब उसमें 20%, 1 लीटर में 20% जो है क्या होगा? अब उसमें आपका एथेनॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जो अभी हम डिपेंडेंट हैं पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है बाहर से खरीदने में, तो वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो एथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विथ द कन्वेंशनल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। तो इंडिया एम कर रहा है, इंडिया का एम क्या है कि टू अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल बाय 2025। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया 2025 तक इंडिया का पेट्रोल ब्लेंडिंग का क्या टारगेट है? तो 20% है, ठीक है। और ईयर भी पूछ सकता है। करेंटली अभी अगर फिलहाल की बात करें तो भारत कितना पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहा है? तो करेंटली इंडिया हैज अबाउट 8.5% ऑफ द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। मतलब पेट्रोल में 8.5% क्या मिलाया जा रहा है? इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो ये आपका था E100 प्रोजेक्ट का के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? फेमस स्टॉर्म्स और द साइक्लोन। मतलब साइक्लोन कहाँ पर आया है देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर 2021 में एक जवाद नाम का साइक्लोन आया था। कहाँ पर? ये बे ऑफ बंगाल में आया था। और इसको नाम किसने दिया था? तो सऊदी अरेबिया ने दिया था। तो जवाद साइक्लोन को नाम जवाद किसने दिया था? तो सऊदी अरेबिया ने दिया था। शाहीन साइक्लोन आया था अक्टूबर 2021 में। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी को, किसको? नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी को अफेक्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? आप यहां पर देखिए, ये हो गया इंडिया, ये है अरेबियन सी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है, मतलब ये हो गया नॉर्थ, और इधर ईस्ट यानी ये वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में यहां पर आपका आया था, ठीक है। शाहीन, ठीक है। इसको किसने दिया था? इसको नेम कौन किया था? इसका कौन किसने नाम दिया था? तो कतर ने दिया था। गुलाब साइक्लोन आया था सितंबर 2021 में। इसने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, गुजरात, इन सब जगहों को काफ़ी इफेक्ट किया था और इसका नाम दिया था किसने? पाकिस्तान ने नाम दिया था। यास साइक्लोन आया था मई 2021 में, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया था इसने, और ओमान ने इसको नाम दिया था। यास का नाम किसने दिया है? ओमान ने। तौकते नाम का आया था यहाँ पर साइक्लोन, इसने गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र को काफ़ी हद तक इफेक्ट किया था, और ये म्यांमार ने इसका नाम दिया था तौकते, म्यांमार ने। ठीक है, अब एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2021 वाला और नवंबर 2021 वाला। हालांकि है सब इंपॉर्टेंट, लेकिन हो सकता है ये पूछने का ज़्यादा चांस है। तो बुरेवी और निवार, तो बुरेवी जो है ये तमिलनाडु और केरला को अफेक्ट किया और मालदीव्स के द्वारा इसका नाम दिया गया, और निवार जो है ये तमिलनाडु और पुदुचेरी को अफेक्ट किया और इसका नाम ईरान ने दिया। किसका नाम ईरान ने दिया? किसका? निवार का। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया 3 न्यू टाइगर रिजर्व, भारत में 3 ठो नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा? सबसे पहला श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये कहां पर? तमिलनाडु में है। ये भारत का 51वां नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, लेकिन तमिलनाडु का 5वां नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। दूसरा है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में है। ये भारत का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, लेकिन राजस्थान का ये 4था नंबर का टाइगर रिजर्व है। और तीसरा है गुरु घसीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये लेकिन छत्तीसगढ़ का 4था नंबर का है। एक और आप लोग याद रख लीजिएगा, 54 नंबर का ये आपका कैमूर टाइगर रिजर्व जो है यहां पर बिहार में नेशनल पार्क है। ये इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी पूरा कंफर्मेशन कुछ अभी नहीं हुआ है। तो हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में कि प्रपोज्ड कौन सा है बिहार में, तो कैमूर टाइगर रिजर्व है। आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फॉर द 2 इंडियन बीचेस, 2 भारत के बीच हैं। मतलब बीच का मतलब क्या होता है? अब इसका हिंदी हम क्या बताएं, हिंदी तो समझ नहीं आ रहा है, इसका बीच का हिंदी क्या होगा? तो चलिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो 2 बीच है यहाँ पर, याद रखिएगा। पहला है कोवलम बीच, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में, कोवलम बीच तमिलनाडु में। और दूसरा है एडेन बीच, जो कि कहां पर है? पुदुचेरी में। इन दोनों को क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। तो टोटल पहले कितना था? 8, अब 10 बीच हो गया है भारत में, जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये एक इंटरनेशनल इको लेवल टैग है। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल इको लेवल का टैग है, जो ये बताता है कि ये जो बीच है ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से। और ये जो दिया जाता है किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ डेनमार्क, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्यों ये न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगस्त 2021 में इंडिया रेटिफाइड द किगाली एग्रीमेंट। क्या रेटिफाई किया है भारत ने? किगाली एग्रीमेंट को रेटिफाई किया। देखिए, रेटिफाई करने का मतलब समझिए, यहाँ पर हम साइन करने का मतलब बताए हैं। मान लीजिए कि कोई बिल है, कोई भी चीज ऐसा है, हम साइन कर दिए आज, तो हमारे साइन करने पर ऐसा नहीं है कि अब भारत में क्या होगा कि वो इंप्लीमेंट हो गया। नहीं, पहले पार्लियामेंट में उस चीज को रखा जाएगा, उस एक्ट को, जो चीज साइन की है, पार्लियामेंट उसको सर्वसम्मति से क्या करेगी? उसको पास करेगी। तो जब वो पार्लियामेंट पास करती है, उस देश की पार्लियामेंट पास करती है, तो उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इंडिया ने अगस्त 2021 में ये किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है। ठीक है, रेटिफाई किया है। अंडर दिस अमेंडमेंट क्या बोला गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन द फेज्ड मैनर, फेज मैनर में इसको करेगा। एंड इंडिया विल रिड्यूस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% बाय द 2047, यानी भारत 2047 तक 80% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, HFC को, जो कि एक ओजोन डिप्लीटिंग गैस होता है, केमिकल होता है, इसको रिड्यूस कर देगा भारत 80%। ठीक है, चाइना का दिया हुआ है, ये सब का याद करने का जरूरत नहीं है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, तो ये बात यहां पर याद रखेगा आप लोग। 12th बायोस्फीयर रिजर्व इन द यूनेस्को। अब क्या बोला कि देखिए, यूनेस्को का एक यहां पर एक क्या है, एक नेटवर्क है यूनेस्को का। यूनेस्को क्या नाम है इसका? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक लिस्ट होता है, ठीक है, कुछ नहीं, एक पेज है, उसका नाम क्या है उस पेज का? तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ये है।
और इसमें क्या है, पहले कितना था, इसमें 10 बायोस्फीयर 11 बायोस्फीयर रिजर्व था, किसका, भारत का। इसमें भारत में 10 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा था जो इस लिस्ट में शामिल था, ठीक है। और ये लिस्ट किसके द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, किसके अंडर आता है, तो ये यूनेस्को के अंदर आता है, किसके, यूनेस्को के अंदर। तो क्या किया गया है इसमें कि 3 नवंबर 2020 को, कब, 3 नवंबर, डेट याद रख लीजिए, 3 नवंबर 2020 को भारत का एक टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। किसको, पन्ना टाइगर रिजर्व को, कब, 3 नवंबर 2020 को। तो अब टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। 11 कौन कौन सा है, एक तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरही, सिमलीपाल, अचनाकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब क्या है, 11 पहले से था, अब पन्ना टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल कर लिया गया 3 नवंबर 2020 को। तो टोटल इसमें कितना हो गया, 12 हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसार वेटलैंड साइट ऑफ द इंडिया, रामसार वेटलैंड साइट ऑफ द इंडिया, यहां पर समझिए बात को। कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन हेल्ड इन द रामसार, कहां पर हुआ, वेटलैंड क्या होता है, ये आर्द्र भूमि होती है, क्या होती है, ये आर्द्र भूमि होती है। कहां पर कहीं पर पानी रहा, दलदली टाइप का भूमि रहा, तो इसको आर्द्र भूमि होती है। एक बात और याद रखिएगा कि इस आर्द्र भूमि से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस, तो मीथेन गैस निकलता है। और इसी को कंजर्व करने के लिए, इस वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसार जगह है, कहां पर, ईरान में ये जगह है। 1971 में, कब, रामसार क्या है, एक जगह है ईरान में, ठीक है। 1971 ईस्वी में एक कन्वेंशन होता है। क्या होता है, कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग होता है कि हम जो है वेटलैंड को कंजर्व करेंगे, ठीक है। और ये फोर्स में कब आता है, यानी कब इफेक्ट में आता है, तो 1975 में। 1971 में क्या होता है, कन्वेंशन होता है, 1975 में इफेक्ट में आता है। और भारत इसको कब ज्वाइन करता है, तो भारत इसको 1982 में इसको ज्वाइन करता है। कब ज्वाइन करता है, 1982 ईस्वी में। पूरे दुनिया में टोटल 2400 रामसार साइट है, कितना, टोटल 2400 रामसार साइट है, ठीक है। और जनवरी 2022 तक, कब, जनवरी 2022 तक टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया इंक्रीज टू द 49, यानी जनवरी 2022 तक भारत में कितना वेटलैंड हो गया है, तो टोटल ये 49 वेटलैंड हो गया है। कितना, 49 वेटलैंड हो गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस देश में है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में 175 साइट है सबसे ज्यादा। और फर्स्ट इंक्लूड इन द रामसार साइट में कौन किया गया था, पहला कौन सा था पूरी दुनिया में, तो कोबोर्ग पेनिनसुला, ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में है। कोबोर्ग पेनिनसुला कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और 1974 में इसको सबसे पहले क्या किया गया था, रामसार साइट में शामिल किया गया था। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड साइट कौन सा है भारत का, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सुंदरवन हो जाएगा। कौन सा, सुंदरवन वेटलैंड जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड साइट है। इंडिया का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, यानी छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, तो ये रेणुका लेक है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे छोटा है। और हरिके बैराज जो है इंडिया का, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है, याद रखिएगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है भारत का। अब यहाँ पर देखिए ये लिस्ट दिया हुआ है रामसार वेटलैंड साइट का। आप इसमें याद एक बार 2 बार इसको लिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रिसेंट वाला इसमें याद रखना है जो 2021 में हुआ है और या 2020 में। तो एक बार देख लीजिएगा, जो खास करके 2019, 20, 21 का जो है यहाँ पर देख लेना है। और खास करके बिहार में तो एक ही है यहाँ पर जो कि रामसार साइट बनाया गया है। बिहार में कौन सा, कबरताल वेटलैंड है, क्वेश्चन भी इस पर पूछा जाता है। कबरताल वेटलैंड इसको 2020 में घोषित किया गया था, तो इतना सा तो जरूर याद रखिएगा। अप टू फरवरी 2022 तक, ध्यान रखें यहाँ पर कि अप टू फरवरी 2022 तक टोटल 49 रामसार साइट हो गया है, कहाँ पर, भारत में, ठीक है, भारत में हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 10 रामसार साइट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर, अब देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, यही क्वेश्चन आएगा। तो ये चाइना में बनाया जा रहा है, कहां पर, ये चाइना में बनाया जा रहा है, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। इसका बेहतन डैम, इसको कुछ करके ऐसे नाम बोला गया है, ठीक है। इसको झिंसा रिवर पर बनाया जा रहा है, कहां पर, चाइना में। 289 मीटर का ये लंबा है। तो इतना बारीकियां याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम कहां पर बनाया जाएगा, तो ये आपका बनाया जाएगा
कहाँ पर? चाइना में। एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, इसका आयोजन कौन करेगा? भारत करेगा। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी फोरम अनाउंस दैट इंडिया हैज अग्रीड टू होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। कौन सा? 9th नंबर का एडिशन है ये, 9वां एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल है ये। और इसको कौन आयोजित करेगा? इसको तो भारत करेगा, ऐसा किसने कहा है? इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ने कहा है। ठीक है, तो 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल ये कब होगा? 2022 में होगा। इसका डेट अभी तो नहीं आया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है अबू धाबी में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़, तो कहां पर बनाया गया है? असम में। कहां पर? असम में। जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है? जीएम क्रॉप्स, जिसे आप लोग पढ़े होंगे। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है? रबड़ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ कहां पर सबसे पहले अभी बनाया गया है? पहला पूरे भारत में असम में बनाया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ प्लांट हैज बीन प्लांटेड बाय द रबड़ बोर्ड एट द बोर्ड्स फार्म इन द सरुतन नियर द गुवाहाटी। कहां पर? असम में। कहां पर? गुवाहाटी में। ठीक है, अब जो ये जीएम रबड़ का जो सेपलिंग था, मतलब बीज था, इसको डेवलप कहां पर किया गया? तो रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहां पर है ये? केरला में है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भारत में? तो ये केरला में है। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट हैज बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉर्थ ईस्ट सो दैट दे कैन थ्राइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द, यानी कि एक्सक्लूसिवली इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए ही बनाया गया है। 7th नेशनल पार्क ऑफ द असम, असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा हो गया है? तो यहाँ पर देखिए दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जो है 7वां नंबर का नेशनल पार्क घोषित किया जा रहा है, किया गया है। कौन सा? 7th नंबर का नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया है, किसको? दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है। ये असम का 6ठा नंबर का नेशनल पार्क बना है। कौन सा? 6ठा नंबर का नेशनल पार्क बना है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, द स्टेट हैज नाउ, द स्टेट यानी कि असम में 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ द नेशनल पार्क। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा 2, एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? तो तब तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा यूटी है, तो हो जाएगा कौन सा? यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहां पर 9 नेशनल पार्क हैं टोटल। कितने नेशनल पार्क हैं? 9 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा बात को। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहां पर है? कौन सा ऐसा बन गया है? तो देखिए हिडेलबर्ग सीमेंट वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है ये। प्लान्स टू टर्न इट्स स्वीडिश फैक्ट्री, इसका जो एक स्वीडिश फैक्ट्री है, इसको बोला जा रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बन जाएगा कब? 2030 तक। कब? 2030 तक बन जाएगा ये। ठीक है, तो दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल, यानी कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, तो CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बन जाएगा 2030 तक। कौन सा? तो हेडलबर्ग सीमेंट बन जाएगा, जो कि एक स्वीडिश फैक्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन द सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का मतलब क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स का मतलब होता है आपका कैनेबिस। कैनेबिस मतलब क्या हो गया? भांग। ठीक है, तो सिंथेटिक भांग को जो है बैन कर दिया है। और वो बैन किसने किया है? सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को, यानी कि भांग को, तो वो चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है। आप लोग बात को यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेगा। ठीक है, कि चाइना, आप लोग को गोल्डन ट्रायंगल हम एक मैप हम आप लोगों के लिए शेयर किए थे टेलीग्राम पर। ठीक है, और उस मैप में बताए थे कि 2 ऐसा गोल्डन ट्रायंगल है। एक में आ जाता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर कि सबसे ज़्यादा कैनबिस वगैरह, ओपियम वगैरह उगाया जाता है। और दूसरा आ जाता है आपका ये कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, ये ऐसा रीजन है जहां पर ये दूसरा ट्रायंगल आ जाता है। और चाइना वाला रीजन जहां पर कि कैनाबिनॉइड्स जो है, यानी कि कैनबिस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, या ओपियम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो इस बात से आप लोग रिलेट करके एक काम करिएगा
रिलेट करके क्या करिएगा कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन कर दिया है। तो चाइना विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑल द सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंसेस। तो ये बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है और याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉरेस्ट पॉन्ड इन द हार्वेस्ट रेन वाटर। अब इसका क्या मतलब है? फॉरेस्ट पॉन्ड अंडर द पर्वत धारा स्कीम। कौन सा स्कीम? पर्वत धारा स्कीम। ये स्कीम कहाँ का है, किस गवर्नमेंट का है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का स्कीम है। किसका? हिमाचल प्रदेश का स्कीम है। ठीक है, इसने क्या शुरू किया है कि रेजुवनेशन ऑफ द वाटर सोर्सेस एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विथ एन आउटले ऑफ इतना। तो यहाँ कुछ भी ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ये पर्वत धारा स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश का, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो भी वाटर सोर्सेस है और जो भी एक्विफर्स है उसको रेजुवनेट किया जाएगा। मतलब उसको क्या किया जाएगा, फिर से उसको ठीक किया जाएगा, उसमें पानी लाया जाएगा। ठीक है, तो ये 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है। आप लोग यहाँ पर बातों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4th वन प्लानेट कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, वन प्लानेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होता है? ये फ्रांस में होता है। कहाँ पर? फ्रांस में। और जनवरी 2021 में वन प्लानेट, यानी कि वन प्लानेट का कौन सा चौथा नंबर एडिशन हुआ है वन प्लानेट का, वन प्लानेट कॉन्फ्रेंस का, और यह फ्रांस में हुआ है जनवरी 2021 में। इससे ज़्यादा बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फोकस क्या था? कोई फोकस नहीं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, खत्म बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए यहाँ पर, फर्स्ट सोलर प्लांट इन द नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में पहला सोलर प्लांट आ रहा है। तो ये किसने? इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। कहाँ पर? सिक्किम में। याद रखिएगा, ये सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर द फाइनेंशियल फर्म। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा देश बन गया है जहां पर दुनिया का सबसे पहला क्लाइमेट चेंज लॉ आ रहा है फॉर द फाइनेंशियल फर्म्स के लिए, मतलब कि कंपनियों के लिए, इंडस्ट्री सब के लिए। तो वो न्यूजीलैंड बन गया। कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज अबाउट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट country to bring a law into force that demands environmental accountability from the financial firms by asking them to report on how their businesses affect the climate change। सीधी सी बात कही जा रही है, न्यूजीलैंड एक ऐसा बिल लेकर आएगा जिसमें कि वो इंडस्ट्री से ये पूछेगी कि तुम हमको रिपोर्ट दो कि तुमसे या तुम्हारे एक्टिविटी से, तुम्हारे फैक्ट्री से हमारा क्लाइमेट कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। बस यही एक बिल लाया जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बिल कहाँ पर लाया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में लाया जाएगा, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड द रीगैसिफिकेशन यूनिट, ये कहाँ पर होगा? तो देखिए, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, ठीक है, ये एच एनर्जीज जयगढ़ टर्मिनल में होगा, यानी कि कहां पर? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहां पर लाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीपल्स क्लाइमेट वोट। अब ये पीपल्स क्लाइमेट वोट क्या है? द पीपल्स क्लाइमेट वोट रिजल्ट वॉज पब्लिश्ड, यानी कि पीपल्स क्लाइमेट वोट रिजल्ट ये किसके द्वारा पब्लिश किया? ये पब्लिश किया गया कहां पर? 26 जनवरी 2021 को। एंड ब्रिटेन हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द पीपल हु बिलीव इन द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इमरजेंसी। मतलब कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बिलीव करने में सबसे पहला कंट्री जो आया है, जिसने कि उस कंट्री के ज्यादातर आदमी ने वोट किया है कि हाँ हम बिलीव करते हैं क्लाइमेट चेंज जैसे घटनाओं को, तो वो कौन है? ब्रिटेन है। कौन है वो? ब्रिटेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर आएगा? तो देखिए, अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है। द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज टू बी सेट अप इन द रामागुंडम इन द तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना के रामागुंडम में, रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबोली नेम्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एन एरिया एट अंबोली इन द वेस्टर्न घाट इन द सिंधुदुर्ग वेयर अ रेयर फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज वाज डिस्कवर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया है, तो अंबोली नाम की जगह को किया गया है। कहां पर है ये, वेस्टर्न घाट में है। किसको, अंबोली नाम की जगह को। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये जम्मू एंड कश्मीर में आएगा। कहां पर, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में लगाया जाएगा। देखिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर, यह पूछा जाएगा, चेनाब रिवर पर इसको लगाया जाएगा। कहां पर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। इतना सा बात आपको याद रखना है, हालांकि बहुत पुराना न्यूज़ है, फिर भी एक बार देख लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। बस अब थोड़ा सा बचा है, अब कुछ है नहीं। बोले दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर फार्म्स कहां पर लगाया जाएगा, तो ये सिंगापुर में लगाया जाएगा। कहां पर, सिंगापुर में लगाया जाएगा। बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा बन गया है, कैपिटल सिटी अगर पूछेगा तो न्यू दिल्ली बन गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा बन गया है, तो ये न्यू दिल्ली बन गया है। कौन सा, न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर कौन हो गया है, 2020 में हो गया है। कौन, तो न्यू दिल्ली। किसके अनुसार, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाला जाता है IQ एयर के द्वारा, और ये स्विस कंपनी है। ठीक है, IQ एयर। इन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा है, न्यू दिल्ली है। और ग्लोबली अगर बात करें सिर्फ सिटी के कैटेगरी में, तो ये 10वें नंबर पर आता है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के उसमें। किसमें, 10वें नंबर पर। और टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा आता है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, तो ये जिनजियांग प्रोविंस आता है। कहाँ का, चाइना का। ये एक सिर्फ चाइना का है, बाकी 10 जो है वो भारत का ही है। ठीक है, कौन कौन सा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिरशकक लिखा हुआ है, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवाड़ी, दिल्ली, तो ये सब कहाँ का है, भारत का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। देखिए 2018 में लेपर्ड सेंसस वगैरह हुआ था। ठीक है, लेपर्ड बताया गया था कितना है यहाँ पर, तो 21 दिसंबर 2020 का डाटा है। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इसको किया जाता है पब्लिश। इन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड जो है भारत में वो कितना है, 12,852 है। कितना, 12,852 है। और 2014 से 18 के बीच 60% लेपर्ड जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स जो कि 1871 है, टोटल वर साइटेड इन द कहां पर, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में देखा गया है। तो ये तो याद रखने का कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट याद रखना पड़ेगा आपको कि कहां पर सबसे ज्यादा लेपर्ड है। तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखिए डाटा दिया हुआ है। ठीक है, लेपर्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लेपर्ड पाया जाता है। वो कितना है, 3421 है। और टोटल वैसे भारत में लेपर्ड का संख्या कितना है, 12,852 है। याद रखिए कितना, 12,852। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर तमिलनाडु है और पांचवा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार का स्थान क्या है इसमें, छठा है, छठा। और बिहार में कितना लेपर्ड है, तो 98 लेपर्ड है। ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, हालांकि पूछने का चांस कम है, लेकिन बिहार में कितना है, 98 है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए लास्ट साइड है इसी पेज का, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट है। क्या है देखिए, दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इस रिपोर्ट का, कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस अमेंडमेंट असेसमेंट 2020। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो UNFAO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। कितना, 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, विच इज अबाउट 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जो कि टोटल लैंड एरिया का लगभग 31% है। और ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कितना है, 0.52 हेक्टेयर है। ठीक है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकाउंट्स, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, कितना, 45%। और 178 मिलियन हेक्टेयर जो कि फॉरेस्ट लैंड वाज डिस्ट्रॉयड हो चुका है 1990 2020 के बीच। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है टोटल कितना है, 14.8 मिलियन हेक्टेयर है पूरे वर्ल्ड में। और मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड इन द इंडोनेशिया। कहां पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि 19% है टोटल का। ठीक है,
तो यही छोटा सा रिपोर्ट था और कुछ भी नहीं है। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, देखिए टॉप यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो कौन सा हो जाएगा ये रसिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रसिया में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, जो दुनिया का 20% है। मतलब जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 20% कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो रसिया करता है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे पर कनाडा है और चौथे पर कौन है, सॉरी चौथे पर नहीं है, ये 10वां नंबर पर इंडिया है। यहाँ चौथा दिया है मतलब चौथा नहीं समझना है। भारत का पोजीशन क्या है, सेकेंड है और 2% कंट्रीब्यूशन करता है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज़ है ये टाइगर सेंसस वाला, फिर एनवायरनमेंट का ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं। टाइगर सेंसस 2018 वाज पब्लिश्ड ऑन द 29 जुलाई 2019 को किया गया। ठीक है, टोटल टाइगर भारत में कितना है, 2967, रट लीजिए, याद कर लीजिए, 2967 है। ठीक है, 2014 से 18 के बीच कितना बढ़ा है, 33% टाइगर का पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और इंडिया टोटल 2018 टाइगर सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये सब के लिए। ठीक है, कंट्रीज हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाया जाता है, तो ये जिम कॉर्बेट रिजर्व में पाया जाता है, टाइगर रिजर्व में, जो कि कहां पर, उत्तराखंड में 231। ठीक है, द 3 टाइगर रिजर्व, दंपा इन द मिजोरम, दंपा टाइगर रिजर्व कहां पर, मिजोरम में, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर, वेस्ट बंगाल में, और पलामू कहां पर, झारखंड में, हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी टाइगर, यानी कि दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल और पलामू जो कि झारखंड में है, यहां पर क्या है आपका, यहाँ पर टाइगर मिला ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया गया है। ठीक है, करेंटली टाइगर पॉपुलेशन विद इन रिजर्व्स कितना है, 1923, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में दे सकता है कि भारत में पूरे दुनिया में जितना टाइगर है उसका 70%, यानी कि मान लिया पूरी दुनिया में 100 टाइगर है तो उसमें 70 टाइगर भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज्यादा टाइगर है कहां पर, इसमें भी वही डाटा होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, कितना, सबसे ज्यादा 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहां पर, कर्नाटका में, फिर है उत्तराखंड में, फिर है महाराष्ट्र में और उसके बाद है फिर तमिलनाडु में है। ठीक है, बिहार में कितना है ये देख लीजिए, टोटल टाइगर का संख्या, तो बिहार में टोटल टाइगर का संख्या कितना है, 31 है। कितना, 31 है। तो ये आपका था पूरा एनवायरनमेंट का न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब न्यूज़ हम इसमें डिस्कस किए हैं आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, हम PDF भी शेयर कर देंगे। लेकिन देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए जो सक्षम हैं, ठीक है, वो तो जाकर बुक ही खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में बुक आती है, जो सक्षम है वो जाकर बुक खरीद लीजिए। यहाँ पर क्या है, जो नहीं है सक्षम, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एनवायरनमेंट का वीडियो था। आज ही अभी भी हम एक और वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, वो स्कीम का वीडियो होगा। अब बस छोटा छोटा टॉपिक बचा है, 2-2 पेज का, स्कीम का है, आपका समिट्स का है और इंडेक्सेस का है, बस यही 3 बचा हुआ है, उसके और पर्सनालिटी 4, तो ये खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं, टू द पॉइंट बता रहे हैं, जो आएगा बोल रहे हैं वो बता देते हैं, यहाँ पर ये आएगा। तो मेरे मेहनत को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो और मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ लेकर आ पाऊँगा आप लोगों के लिए। और फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।